जैसा कि पहला क्लास में मैंने पढ़ाया था कि इस भूगोल में जो फर्स्ट क्लास थी हमारी, उसमें मैंने बताया था कि हम ये भूगोल की जो स्थापना हुई वो कहाँ से हुई और भूगोल का नाम किसने दिया। अब भूगोल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज क्लास टू है। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी का निर्माण किस तरह हुआ है। पृथ्वी का निर्माण किस तरह हुआ है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग को टॉपिक देंगे पृथ्वी का अध्ययन। तो एक मिनट, ये क्या आ गया बीच में। पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, नए नए तारे बन रहे थे, तो सबसे पहले लोगों को दिलचस्पी हुई कि यह निर्माण किस प्रकार हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, कैसे सूर्य बने, कैसे तारे बने, कैसे पृथ्वी बनी, कैसे अन्य चीज़ें बनी, ये किस तरह बनी, उसके बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ी। ये क्योंकि मानव तो एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको जागरूकता बढ़ती ही जाती है हर एक चीज़ के बारे में। तो जागरूकता बढ़ती गई तो लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो जैसे कि अभी हम लोग क्या जानते हैं कि जो जो हमारा अर्थ है, एक सन है, और भी अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग प्लैनेट हैं जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। जो हम लोग आते हैं सोलर सिस्टम, वो सोलर सिस्टम मिल्की वे में आता है। और ये मिल्की वे एक ब्रह्मांड का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे मान लेते हैं, जैसे ये अर्थ है, हम लोग आते हैं मिल्की वे। क्या हो रहा है, मिल्की वे में आते हैं हम लोग। और मिल्की वे क्या में आता है, एक यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक। तो ये जो स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो अलग अलग थ्योरी दिए, अपने अपने थ्योरी दिए कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे नहीं स्टार्ट हुआ। उसमें से एक इम्पोर्टेंट जो नाम था, जो अपना एक वो क्या, ईसाई जो रहते हैं पादरी, हाँ वो पादरी भी थे और मतलब भगवान की भी पूजा करते थे। और ये एक अंतरिक्ष के बारे में वो स्टडी भी करते थे कि कैसे क्या बना क्या नहीं बना, उसके बारे में स्टडी करते थे। इनका नाम था जॉर्ज लेमेंटेयर जॉर्ज लेमेंटेयर। ये बेल्जियम के थे, बेल्जियम के थे। तो ये एक स्टडी कर रहे थे जिसको नाम दिया गया रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, जैसे कि एक प्लेन है जो पूरा एक बना हुआ है, पूरी तरह से ढांचा उसका बना हुआ है। अब कोई कोई उसके बारे में जानना चाहता है। अब उसको हर एक पार्ट बनने के बाद उसको खोल के कैसे कैसे क्या ज्वाइंट हुआ क्या नहीं ज्वाइंट हुआ उसके बारे में, मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग नहीं, एंडिंग से स्टार्टिंग की तरफ जाना। मतलब जो चीज़ कंप्लीट हो चुका है उसको धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट खोलते हुए जाना, पीछे बैक जाना और हर एक चीज़ के बारे में पता करना कि ये कैसे बना कैसे नहीं बना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना और उसके बारे में एक एक कंपोनेंट के बारे में जानना, वही रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाता है। जैसे अभी फ़िलहाल में ही ब्रह्मोस जो पाकिस्तान चला गया था, पाकिस्तान क्या बोल रहा था
कि हम ब्रह्मोस को रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, मतलब वो ब्रह्मोस का तोड़ निकालना चाह रहा था। पर खैर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, तो वो बात की अलग बात है। पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिवर्स इंजीनियरिंग होता क्या है। हाँ, तो ही क्या हुआ बात, जॉर्ज लेमेंटेयर जो थे वो रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाह रहे थे। जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी से बैक पीछे हो के जानना चाह रहे थे कि ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, और तारों की संरचना कैसे हुई, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, सूर्य की संरचना कैसे हुई। तो उनका मानना था, वो जो उनके द्वारा जो बोला गया, मैं उनके उसके बारे में बता रहा हूँ। तो वो उन्होंने बोला, जो यूनिवर्स है, हम लोग का जो यूनिवर्स है, थोड़ा इमेजिन आप लोग कीजिएगा तो अच्छा समझ में आएगा। तो उन्होंने बोला कि जो यूनिवर्स है वो हमारा दिन पर दिन ये फैलता जा रहा है। जैसे ये है, मान लीजिए ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स है, तो ये धीरे धीरे ये फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। इनका बोलना था कि ये फैलता जा रहा है। अब फैलने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ फैल रहा है, इसका मतलब ही कहीं कभी ना कभी वो एक बिंदु पे होगा, कभी ना कभी एक बिंदु पे होगा, एक कभी ना कभी एक बिंदु पे होगा, जो कि दिन पे दिन फैल रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनको फैलने की नौबत आ गई, उसमें क्या ऐसा क्या चीज़ हुआ जो उसमें फैलने की नौबत आ गई। तो उसके बारे में उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला, ये जितना भी ब्रह्मांड है, ये जितना भी ब्रह्मांड है, पहले एक बिंदु के रूप में था, एक बिंदु के रूप में था। इसमें एक अचानक से इसमें विस्फोट हुआ, अचानक से विस्फोट हुआ, और ये धीरे धीरे फैलने लगा, फैलने लगा। ये फैलते फैलते ये हमारा आगे जाके अलग अलग रूपों में ये तारों का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, सूर्यों का निर्माण हुआ। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो बहुत लोग को बारे में, बहुत लोग इनके बारे में जानना चाहा कि ये कौन है जो इस तरह का थ्योरी दे रहे हैं। तो इनसे पूछा गया कि आखिर कब विस्फोट हुआ, ये विस्फोट कब हुआ, ये विस्फोट कब हुआ। तो इन्होंने बोला ये 14 अरब साल पहले हुआ, साल पहले हुआ। आखिर ये 14 अरब साल पहले हुआ, इसका मतलब ये इसका पहले क्या हुआ था, 14 अरब साल से पहले क्या हुआ था, इसके पहले क्या हुआ था, इन्होंने ये नहीं बताया। जब इनसे पूछा गया तो ये बोले ये इसके बारे में भगवान जानते हैं, क्योंकि वो आपको मैंने पहले ही बताया था, वो एक चर्च के पादरी थे, तो उनको भगवान पे विश्वास था, तो उन्होंने बता दिया ये भगवान, ये इसके बारे में भगवान जानते हैं। तो इनका इस थ्योरी का सबसे बड़ा ये डिमेरिट है, क्योंकि वो कभी बता ही नहीं पाए कि ये स्टार्ट कब से हुआ। ये सिर्फ ये बताएं कि वो 14 अरब साल पहले से हुआ। तो जहाँ अब मुद्दा ये आता है कि ये फैलना फैलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये एक बिंदु था, ये फैलना स्टार्ट हुआ। तो इससे निर्माण किस तरह हुआ। तो सबसे पहले जो एनर जो ये बिंदु के रूप में था, ये फैलना स्टार्ट हुआ, ये फैलना स्टार्ट हुआ। इसका नाम दिया गया डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी। तो जब जैसे ये बिंदु बिंदु के रूप में था, ये फैलना स्टार्ट हुआ, तो ये टूटा, तो इसके टुकड़े टूटेंगे, ये टुकड़े टूटेंगे। ये गैसीय अवस्था में थी, गैसीय गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में विद्यमान थी। तो ये गैसीय अवस्था में विद्यमान थी, जो गैसों का जो गोला टूटा, जैसे ही ये धुआं धुआं हुआ, ये टूटने के बाद धुआं धुआं हुआ, इसको हम लोग निहारिका, निहारिका और इंग्लिश में नेबुला, नेबुला के नाम से जानते हैं। तो ये गैसों का एक फॉर्म है, जिसको हम लोग निहारिका के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये गैस के रूप में टूटा, टूटने के बाद ये गैस बना। गैस बनने के बाद ये जो गैसेस थी, बहुत सारे गैसेस बनी, बहुत सारे गैसेस बनी, ये आपस में टकराने लगी,
जैसे नाइट्रोजन जो भी गैसें थी ये आपस में टकराने लगी। अब टकराने से क्या हुआ, ऊर्जा का निर्माण हुआ। टकराने के बाद तो ऊर्जा का निर्माण तो होगा ना। तो अब जैसे कि एक बबल्स है, ये बबल्स जब हम लोग पढ़ते हैं कि ये बबल्स गोल क्यों होता है। बबल्स का गोल होने का कारण है कि वो अपने अपने रूप को संरक्षित करना चाहती है। संरक्षित करने के चक्कर में वो पूरा प्लेन ना होकर वो अपने आप को स्फीयर के रूप में ले लेती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वो सरवाइव कर सके और कम से कम क्षेत्र को वो रूप ले सके। इसी तरह जब ये ऊर्जा बनी तो जितने भी ऑक्सीजन थे सब ये आपस में जुड़ने लगे और जुड़ जुड़ के ये गोल के अपने मतलब ये गोला बनाने लगे अपने आप को, ताकि उस अपनी गैसीय अवस्था को संरक्षित कर सके। वो उसके बाद उसमें हाइड्रोजन का नाभिकीय जुड़ाव होने लगा। हाइड्रोजन का नाभिकीय जुड़ाव होने लगा मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है मैं ये आगे बताऊंगा, फिलहाल मैं बता देना चाहता हूँ। न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है कि एक गैस दूसरे गैस से जुड़ के एक नए गैस का निर्माण करती है, या फिर ऐसे दो अवस्था जिसमें एक नए चीज़ की उत्पत्ति होती है। उसके बाद हाइड्रोजन का नाभिकीय जुड़ाव होने के बाद टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिसको हम लोग ताप के नाम से बोलते हैं। ताप इंक्रीज होने लगा। ताप के बाद एक दूसरे में घर्षण होने लगा। जब ये स्फीयर के रूप में आया तो एक दूसरे में घर्षण फ्रिक्शन बढ़ने लगा। फ्रिक्शन बढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा ऊर्जा बढ़ने लगी। विशाल मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होने लगा। उसके बाद ये जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होने लगा तो ये एक बादल के रूप में फॉर्म हो गया, बादल के रूप में, जो कि बाद में ये तारा का निर्माण हो गया। तारा का निर्माण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक नए टॉपिक पे आते हैं हम लोग, जिसको हम लोग रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट के नाम से जानते हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। अब जैसे कि एक प्रिज्म है, जिसे हम लोग को पता है इससे कोई सफ़ेद लाइट वाइट लाइट पास होती है तो ये 7 रंगों में, जो ऊपर का लाइट होता है वो रेड और नीचे का वायलेट, जो लगभग लगभग ब्लू के जैसा ही होता है। तो रेड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, सीधा सा मतलब है। रेड शिफ्ट का मतलब हुआ दूर जाना। रेड शिफ्ट का मतलब हुआ दूर जाना। ब्लू शिफ्ट का मतलब हुआ पास आना। इसका मतलब रेड शिफ्ट एक ऐसी प्रक्रिया है, यदि कोई प्रकाश वाली वस्तु, जैसे ये प्रकाश वाली वस्तु जब आँखों से दूर जाने लगे, वो दूर जाने लगे और वो हमें लाल रंग में दिखाई देने लगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेड शिफ्ट की घटना। रेड मतलब रेड सॉरी रेड मतलब लाल रंग हमें दिखाई देगी। वायलेट मतलब ब्लू रंग ही दिखाई देगी। बस मुझे इस तरह याद रखना है कि रेड शिफ्ट दूर जाएगा, ब्लू शिफ्ट पास आएगा। इस प्रक्रिया को ही हम लोग रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के रूप में जानते हैं। तो आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग नोट करेंगे। यदि कोई यदि कोई प्रकाश वाली वस्तु आँखों से दूर जाती हुई प्रतीत होती है, इस घटना को रेड शिफ्ट की घटना कहा जाता है। हो गया। अब दूसरा ब्लू शिफ्ट। यदि कोई प्रकाश वाली वस्तु आँखों के यदि कोई प्रकाश वाली वस्तु आँखों के समीप आती है तो वह हमें नीला रंग दिखाई देता है, जिसे हम लोग ब्लू शिफ्ट की घटना कहते हैं। हो गया। अब हम लोग आपको न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में भी बता देते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं हिंदी में। इसके डिफिनेशन आप इस तरह लिख सकेंगे। तारों में
तारों में हाइड्रोजन के नाभिकीय आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की विशाल ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। वही ऊर्जा तारों का एक रूप लेती है। या इस तरह लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक गैसेस आपस में जुड़कर एक विशाल ऊर्जा का निर्माण करती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। जैसे हम लोग बिजली बनता है जो यूरेनियम का एक स्रोत है। यूरेनियम को भी हम लोग न्यूक्लियर फिजन के थ्रू ही उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हुआ, लिखिएगा, परिवर्तनशीलता का नियम। परिवर्तनशीलता का नियम। अब जैसे तारा है, ये तारा स्टार, ये दो तरह के हो सकते हैं, बहुत बड़ा या छोटा। छोटा और बहुत बड़ा। जो बड़े तारे होते हैं, सबसे पहले मैं छोटे के बारे में बताता हूँ, जिसको हम सामान्य तारा के रूप में भी बोलते हैं। जैसे ये सन हो गया, ये लगातार जल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैसेस ज़्यादा है। ये जल रहा है, तो ये जलते जलते इसका नाम हम लोग देते हैं लाल दानव। इससे ये बनता है सफ़ेद बामन। उसके बाद ये बनता है काला बामन, और ये उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, एक गैसीय फॉर्म में टूट जाता है। तो इसका हम ये बताना चाह रहे हैं कि तारा दो रूप में हुआ। एक तारा जो कि सन से छोटा हो या सन के बराबर हो, वह सामान्य तारा या फिर छोटा तारा के रूप में हम लोग जानते हैं। जो कि वो जैसे हर एक चीज़ जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होना निश्चित है। तो तारा का भी यही स्थिति है, वो जन्म लेता है, उसके बाद मृत्यु होती है। तो जो छोटा तारा है या फिर सन के इक्वल है, वो तारा ये पहले अपनी अवस्था को खोने के टाइम वो पहले लाल दानव के रूप में लेती है, फिर सफ़ेद बामन के रूप में लेती है, फिर काला बामन के रूप में लेके ख़त्म हो जाती है। अब बात रही जो सन से बड़ा है, उसका क्या होगा? तो ये लाल दानव बनेगी पहले, लाल दानव, ये बड़ा वाला लाल दानव, फिर सफ़ेद बामन, फिर काला बामन। यहाँ तक समान रहेगी। इसके बाद इसमें विस्फोट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा। आप लोग नाम इसका सुने होंगे शायद, सुपरनोवा। फिर ये न्यूट्रॉन बन जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार इसको बोलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार, जो इसको हम लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा। उसके बाद ये ब्लैक होल में चला जाएगा, तब्दील हो जाएगा ब्लैक होल में। इस तरह ये इसका फिनिश होता है। अब बात रही कि जो सूर्य है, इसमें तो हम लोग बड़े का बात किए कि बड़ा होना चाहिए, सूर्य से बड़ा होना चाहिए। आखिर कितना बड़ा होना चाहिए? कुछ तो लिमिट होगा। उस लिमिट को हम लोग चंद्रशेखर लिमिट, क्योंकि ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे, इसीलिए इनका नाम पे ही चंद्रशेखर लिमिट या सीमा बोला गया। इसका वैल्यू दिया गया 1.44 गुना। मतलब अगर सूर्य से
1.44 गुना अगर कोई बड़ा हो तो वह सुपरनोवा विस्फोट के द्वारा वो न्यूट्रॉन स्टार बन के और वो ब्लैक होल में तब्दील होगी। अगर 1.44 से छोटा मतलब सूर्य के समान, लगभग सूर्य के समान या सूर्य से छोटा हो तो वो काला बामन के रूप में होके वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक बात हुई ख़त्म। अब नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका है जैसे कि अर्थ का जब निर्माण हो रहा था तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, सब ने अपना अपना स्टडी किए, हर एक ने अपना अपना स्टडी करके सबके सामने रखे। तो जो सामने रखे तो ये दो रूप में बटा। एक साइंटिस्ट ग्रुप का बोलना था कि ये अद्वैतवादी है, एक का बोलना था द्वैतवादी है। अद्वैतवादी बोलने का मन हुआ एक सिंगल तारा, जिस मतलब कि जो अर्थ का निर्माण हुआ है, स्टार का निर्माण हुआ है जो एक सिंगल तारक से टूटने से बना है। और एक द्वैतवादी संकल्पना थी जो डिस्टिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो उनका द्वारा बोलना था कि ये दो तारों के टूटने से बना है, यह दो तारों के टूटने या उसके मर्ज होने से बना है, ये उनका बोलना था। तो ये हम लोग लिखेंगे अद्वैतवादी और द्वैतवादी। तो अद्वैतवादी का मतलब हुआ सिंगल, इनका मतलब हुआ डबल। तो अर्थ का निर्माण, तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट थे अद्वैतवादी में जिनका नाम था कांट। इनका नाम था कांट। अब कांट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कांट का क्या बोलना था? कांट का बोलना था कि जो हमारा जब पृथ्वी बनने का आरंभ हुआ, जिस समय मतलब जब बिग बैंग थ्योरी के बाद जब इनका गैसीय रूप में परिवर्तन हुआ, घर्षण हुआ और जो भी चीज़ ये फॉर्म हुआ उसमें इनका बोलना था ये जो ब्रह्मांड हमारा जो है ये बहुत ही प्राचीन था। जो हमारा यह स्पष्ट किया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पदार्थ आपस में टक्कर करने लगे। मतलब जैसे कि एक अर्थ है, एक स्टार है, इनका तो अद्वैतवादी था संकल्पना। तो इनका बोलना था कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टक्कर के कारण जहाँ एक तरफ ऊष्मा की उत्पत्ति हुई, मीन्स जब गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा एक दूसरे को, तो ये दोनों एक दूसरे को टक्कर देने लगे। टक्कर देने से ऊर्जा का निर्माण हुआ तो ये आपस में घूर्णन करने लगे। मीन्स इनका शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे बोलूँ जैसे कि ये एक स्टार था, ठीक है, एक स्टार था तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो ये एक दूसरे सबको अट्रैक्ट कर रहा है, अगल बगल वाला को ये अट्रैक्ट करते इसमें टक्कर हुआ तो इसका स्पीड बढ़ गया। ये इतना स्पीड बढ़ गया कि ये टूट गया और ये निहारिका के रूप में ले लिया और इससे टूटा हुआ पदार्थ ही पृथ्वी का निर्माण किया। इनका ये कांट का गैसीय सिद्धांत था। पर इनका जो डिमेरिट था कि जैसे कि डिमेरिट था कि जैसे ये है, ये टक्कर होगा तो इसमें स्पीड कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में उन्होंने पूरा खुल के नहीं बताया। ये इनका गैसीय सिद्धांत का सबसे बड़ा डिमेरिट था। और इनका बोलना था कि जैसे जैसे ये स्पीड बढ़ते गया
वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ते गया, जो इनके चीज़ का गैसीय सिद्धांत का सबसे बड़ा डिमेरिट था। एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लाप्लास। लाप्लास 1796 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार, लाप्लास के अनुसार, इनके अनुसार जब शुरुआत हुआ तो ये शुरुआत में एक गर्म तथा घूर्णन करती हुई एक निहारिका थी। मीन्स एक बादल था जो गैस का बादल था, जो कि बहुत गर्म था, बहुत गर्म था, और ये घूम रहा था, ये बादल घूम रहा था, और ये धीरे 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 ये ठंडा होने लगा, ठंडा होने लगा, और ठंडा होते 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 इसमें अपने आप स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया, इसका वेग बढ़ गया। अब वेग बढ़ते बढ़ते इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। मीन्स ये बल जो कि बाहर की तरफ खींचता है अपने आप को, तो वैसे बल को अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इनका बोलना था कि शुरुआत में यह गरम और घूर्णन करती हुई एक निहारिका विद्वान थी, जो कि ठंडा होने के साथ साथ इसमें स्पीड, वेलोसिटी इसमें बढ़ती गई, स्पीड बढ़ती गई, वेग बढ़ती गई, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का निर्माण हुआ, और इसके कारण इसके बाहरी भाग स्पीड बढ़ा, इसके बाहरी भाग टूट गए, बाहरी भाग टूट गए। इस टूटने की क्रिया के कारण ये जो टूटा हुआ पार्ट था उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, इनका बोलना था। ये दो साइंटिस्ट थे जो अद्वैतवादी संकल्पना के द्वारा किया गया था। दो और साइंटिस्ट थे जो कि द्वैतवादी संकल्पना के रूप में थे। इसको इस तरह हम लोग लिख लेंगे। एक का नाम था चैम्बरलिन, जेम्स चैम्बरलिन के अनुसार जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि द्वैतवादी संकल्पना क्या थी। द्वैतवादी संकल्पना थी कि इन्होंने बताया कि ग्रहों की जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुआ वो दो ग्रहों से मिलके बना, जबकि अद्वैतवादी संकल्पना में क्या थी, वह उन्होंने बताया कि कोई एक चीज़ से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो जो द्वैतवादी संकल्पना थी उसमें एक चैम्बरलिन थे, एक जेम्स थे, जो दोनों ने अपना अपना बात रखा। तो चैम्बरलिन के अनुसार, इनके अनुसार ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति एक अन्य तारों के कारण हुई है। अन्य तारों के कारण मतलब एक दूसरे तारों के कारण हुई है, जो शुरू में सूर्य की अवस्था को ठोस रूप में इन्होंने बताया, और अन्य तारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विखंडित हो गए, और परिणाम स्वरूप ग्रह और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। इनका बोलना था जैसे सन है जो कि पूरा ठोस के रूप में था, ठोस के रूप में मतलब ब्रह्मांड में ठोस के रूप में था। एक अन्य तारा था, एक अन्य तारा भी था, जो कि दोनों आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे थे, आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे थे। ये गुरुत्वाकर्षण बल इतना स्पीड में लगा, इतना एक दूसरे को अट्रैक्ट किया कि ये विखंडित हो गया। ऐसे विखंडित हुए से पृथ्वी का और अन्य ग्रह का निर्माण हुआ। ये चैम्बरलिन का बोला हुआ था। एक और थे जेम्स, जिनके अनुसार सूर्य था, एक अन्य तारा, एक सन और एक अन्य प्लेनेट इसको स्टार नाम देते, प्लेनेट नहीं, उस समय तो अभी स्टार ही था ना, स्टार था, जिनकी गति सूर्य के समीप से गुजरा। ये ऐसे घूर्णन कर रहे थे सन की तरफ, ये सन की तरफ घूर्णन कर रहे थे। अब ये घूर्णन करते करते सूर्य के बाहरी भाग जो कि फिलामेंट के रूप में हम लोग जानते हैं, जो गैसीय अवस्था निकलती रहती है हाइड्रोजन के रूप में, और
ये फिलामेंट और ये घूर्णन के कारण इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा, इसका फिलामेंट टूट गया। अब ठंडा होने के पश्चात, ये फिलामेंट टूट गया। अब फिलामेंट टूटने के बाद ये जब ठंडा हुआ, और ठंडा होने के पश्चात यह जो विखंडन हुआ, जो फिलामेंट विखंडन हुआ, उसके अनुसार वो ठंडा होकर पृथ्वी का निर्माण और अन्य ग्रह का निर्माण हुआ। इसका मतलब इनका बोलना था कि जो भी अभी हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं या अन्य ग्रह हैं, उनका निर्माण सन का फिलामेंट के टूटने से निर्माण हुआ है। आज का हम लोग आज यहीं तक रखेंगे क्लास। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जितना चीज़ मैंने पढ़ाया, इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मुझे इस टॉपिक पे ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। तो उस टॉपिक का मैं एक छोटा सा और वीडियो अच्छे से समझा के, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके, मैं एक छोटा सा और वीडियो अलग से डाल दूँगा, जिससे कि वो आप और अच्छे से समझ सकें। अगला क्लास हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि और शानदार क्लास होगी और आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर क्लास।